तो आज जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पीएचपी। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स आप जो है इस्तेमाल करते हैं लगभग हर एप्लीकेशन में, हर जगह पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है। ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। इनको लिखने के कुछ तरीके होते हैं, हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे इनका यूज़ हो सकता है और कैसे इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप जो है सबसे पहले कोई भी पीएचपी फाइल हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं और उसको एम्प्टी फाइल कर लेते हैं। यहाँ से एक एम्प्टी पीएचपी फाइल हो गई आपकी, इसका कुछ नाम सेव कर लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स डॉट पीएचपी। ठीक है, इसको हमने ओपन किया। अब सबसे पहला केस कि मान लीजिए कि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, पीएचपी में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लीजिए $a इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आपको अब एक कंडीशन आपको रखनी है। सपोज कीजिए आपको यूज़र से कोई इनपुट लेना है या आपको कुछ भी वैल्यू प्रिंट करानी है जो इस कंडीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और इसके अलावा कोई और एक कंडीशन है जिस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आप जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे, मान लीजिए इफ़ $a इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपका इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपका एक स्टेटमेंट है कि अगर ऐसा है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है तो आप कुछ प्रिंट करा दीजिए। इनको a इज इक्वल टू 10। ठीक है, आपने इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए अब आप जो है रन करेंगे इसको। और यहाँ से लॉजिकल ऑपरेटर, तो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, इस वजह से ये इसने प्रिंट कर दिया। पर आपने एक और कंडीशन लगाई, एंड। आप एक ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है एंड, इसमें 2 एम्परसेंड यूज़ हुए हैं। ठीक है, लॉजिक ये कहता है कि अगर एंड हमने यूज़ किया है तो एंड का मतलब होता है कि ये कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तभी जो है वो चीज़ प्रिंट होगी। एंड b इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू ही है।
अब इसको चेक करने के लिए हम b को 150 कर देते हैं, तो आपका कुछ भी नहीं आया, कोई आउटपुट नहीं आया, क्योंकि एंड का इस्तेमाल करने पे, ठीक है, आपका इनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हुई है और इस वजह से ऐसा नहीं आया। हम इसीलिए एल्स का इस्तेमाल करते हैं और एल्स में हम ये प्रिंट करा सकते हैं इको कि आइदर a is not equal to 10 और b is not equal to 15, ठीक है। और यहाँ पे आप करें a is equal to 10 and b is equal to 15, ठीक है। आपने अगर ये अब इसको हम रन करते हैं तो ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड कुछ इशू है ये, तो आइदर a इज नॉट इक्वल टू 10 और b इज नॉट इक्वल टू 15। तो ये जो कंडीशन है आप इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग एक लॉजिक लगा रहे हैं। लॉजिक ये है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और भी है सर, तो ले लेते हैं और हाँ, वो भी अभी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड को लिखने का एक और तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप डबल एम्परसेंड लगाएं या एंड इस तरह से लिखें, जो भी आपको सही लगता है। इस केस में भी सिचुएशन बदलेगी नहीं। अगर इसको ट्रू कर देते तब भी आप देखेंगे कि एंड जो है वो सही काम कर रहा है। a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 15, जो कि है। यही सेम चीज़ आप यूज़र से इनपुट लेके भी कंपेयर करा सकते हैं। वो हम लोग ने अपने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि हमने किस तरह से हम यूज़र से इनपुट लेके उसके बेसिस पे आगे जो है कुछ प्रिंट करवा रहे थे या कोई ऑपरेशन कर रहे थे। जैसा कि आप इस वेबसाइट में देख सकते हैं, एंड को लिखने का एंड तरीका है, ठीक है। और ये भी आपका एंड ये भी है तरीका, है ना। तो ये दोनों ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो अगला स्टेटमेंट आता है वो आता है और, ठीक है। इस केस में क्या आप लिखेंगे, यहाँ पे और लिखेंगे, ठीक। एंड जैसे आपने लिखा था यहाँ पे आप और लिख रहे हैं। इस केस में कि इफ a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 10, हिंदी में इसका मतलब हुआ या, ठीक है। कि या तो a 10 हो या तो b 10 हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, आइदर a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 15, यही बना। एल्स आइदर a इज नॉट, एल्स में आपका बनेगा नाइदर a इज इक्वल टू 10 नॉर b इज इक्वल टू 15, यही बनाना। तो अब इसको चेक करते हैं। आइदर a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 15। आप एग्जैक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, वो यहाँ से देख के वैल्यू भी की आइदर a इज इक्वल टू $a और b इज इक्वल टू $b, है ना। अब इनमें से एक कंडीशन को हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, ठीक है।
तो इस सिचुएशन में भी सेम स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई एक उसमें से सही है, ठीक है। तो इसके भी आपको कुछ प्रैक्टिकल यूजेज हो सकते हैं, ठीक है। कुछ केस में सपोज कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लीजिए हमारी वेबसाइट जो है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बनी है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में जो लोग जो पढ़ने में सक्षम है उनके लिए बनी है, ठीक। तो अगर कोई जो है स्पेनिश लैंग्वेज में वेबसाइट देखना चाहता है, ठीक है, वो डालता है, ठीक है। हम यहाँ पे हमारी कंडीशन होगी कि अगर उसके द्वारा इनपुट की गई भाषा या तो इंग्लिश हो या हिंदी हो तो हम उसको वेबसाइट दिखा दें। अदरवाइज हम उसको कोई और सिचुएशन दिखा दें या दिखा दें कि सॉरी हमारे पास स्पेनिश भाषा में ये वेबसाइट ट्रांसलेटेड नहीं। सर जो हिंदी में होती है वेबसाइट उनकी कोडिंग अलग से होती है? हिंदी में कोडिंग अलग नहीं होती है, मतलब उसको लिखना आपको ये ये करना पड़ता है कि इसको 2 बार लिखना पड़ता है। मान लीजिए, क्योंकि अगर आप एक CMS बनाते हैं, ठीक है, तो आप 2 तरह से उसे बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि CMS बनाते टाइम आप 2 डेटाबेस बनाएंगे या डेटाबेस एक ही रखें और उसमें टेबल्स अलग अलग रखिए, ठीक है। जब यूज़र अपना इनपुट अगर यहाँ से मान लीजिए यूज़र ने हिंदी चूज कर लिया ऊपर, ठीक है, तो उस केस में तो इफ़ A इज इक्वल टू हिंदी, इफ़ लैंग्वेज इज इक्वल टू हिंदी, उस कंडीशन में और नेक्स्ट कोई कंडीशन नहीं लगेगी, नेक्स्ट कोई और ऑपरेटर नहीं लगेगा। तो आपने उसको दिखा दिया हिंदी वाला डेटाबेस, हिंदी वाले टेबल्स, ठीक है। HTML आउटपुट सेम है, बस उसमें जो SQL क्वेरी लगी है वो चेंज होती है। जो गूगल हिंदी टूल लगा होता है उससे चेंज हो जाती है। हाँ, वो लैंग्वेज देखो, जो गूगल इनपुट टूल है, ठीक है, जैसे हमारे पास भी गूगल इनपुट टूल है, तो गूगल इनपुट टूल का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं सर, मेरे कहने से कि एक वो लगा होता है जैसे ये और ड्रॉप डाउन, वहाँ से सर हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो पूरी वेबसाइट हिंदी में हो जाती है। हाँ, वो लगा होता है ड्रॉप डाउन, ठीक है, मगर उस केस में क्या होता है, जैसे ही ड्रॉप डाउन से कोई भी आदमी चूज करता है, देखो एक तो गूगल ऑटो ट्रांसलेटर लगा होता है आपकी वेबसाइट में, वो एक अलग प्रोग्राम है कि आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट किया जा रहा है, ठीक है। पर ट्रांसलेशन कभी भी 100% अभी तक वो वैसा नहीं आ पाया है कि 100% सही हो, वो थोड़ा सा अजीब सा ही ट्रांसलेशन होता है। आपको जो देखना है कि आपने ड्रॉप डाउन बदला, ठीक है, तो ड्रॉप डाउन बदलने पे आपके जो सेलेक्ट इनपुट था उस इनपुट की वैल्यू बदली, ठीक है। तो वैल्यू के हिसाब से आपकी डेटाबेस में जाने वाली क्वेरी बदली, स्टैटिक सर अगर देखा है तो खाली पेज जो होते हैं तो खाली पेज सर ट्रांसलेट हो जाते हैं। हाँ, वो एक अलग वो एक अलग टूल है, तो कोई मतलब ही नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक अलग टूल है, ठीक है। उसके पीछे भी आपका ये वो एक ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन टूल है जो आपके इंग्लिश के आउटपुट को, जो आपका इंग्लिश है उसको ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है, सर्वर पे। हाँ, उनके टूल है, वो आपको फ्रंट एंड में ऐसा दिखा देता है, मगर आपको कई बार आपको ये जो है वो उतना एफिशिएंट नहीं मिलेगा,
एफिशिएंट का मतलब है कि एग्जैक्ट जो आपने हिंदी लिखी है उसका एकदम सही सही ट्रांसलेशन इंग्लिश में सर नहीं हिंदी हो। में जो मैंने लिखा है वो भी तो गूगल से ही सर लिखा है, और ऐसा कुछ जो नहीं। ट्रांसलेट होगा वो भी गूगल कैसे गूगल से लिखा है आपने? ये जो है यहाँ से तो लिखा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि आपका क्या नाम है, मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपका नाम क्या है, ये आपने हिंदी में लिखा, ठीक है। इंग्लिश में भी तो फिर हम इंग्लिश में जब इसको लिखेंगे तो हम इसको ट्रांसलेट करके लिखेंगे ना कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अगर हम इसका लिखते हैं व्हाट योर नेम इज, ऐसा कुछ, ठीक है। जो भी हम इनपुट देंगे तो वो तो हम देंगे यहीं पे ना। तो जब हम वेबसाइट बनाएंगे अपनी, इंग्लिश में ये लिख दिया आपका नाम क्या है, वो उसको ट्रांसलेट करेगा नहीं, या तो हमारे पास कोई ऐसा एपीआई होना चाहिए जो इस हिंदी इनपुट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे, या अगर उल्टा में करना है ऐसा कोई एपीआई, कोई ऐसी एप्लीकेशन, पर उस एप्लीकेशन में भी इस टेक्स्ट का ट्रांसलेशन ऐसा मेंशन होगा, है ना। तो जो गूगल ट्रांसलेट है तो वो लोगों की क्वेरीज, अगर कोई वर्ड डालता है, ठीक है, तो डेटाबेस को हिट करता है और डेटाबेस में उस क्वेरी के बिहाफ पे, उस क्वेरी के हिसाब से आंसर देता है, ठीक है। तो या तो आप कोई थर्ड पार्टी एपीआई इस्तेमाल करें जैसे गूगल, या कोई और ट्रांसलेट, जैसे हम लिखते हैं हाँ। आपका नाम क्या है, तो वो सर इंग्लिश में लिख देता है तो वो, your name। हाँ, तो वो कैसे कर रहा है ये चीज़, ये जो वो बदल रहा है वो कैसे कर रहा है? सर मैंने लिखा तो उसने उसको सबमिट किया, उसको सर्च करके एग्जैक्टली, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट जो है, ठीक है, उसका जो टेक्स्ट है, ठीक, वो टेक्स्ट आप, अब जैसे मान लो हम ये ढूंढते हैं सब लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पीएचपी, ठीक है। आपने गूगल ट्रांसलेट खोला, यही है, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा और इसमें से हम चूज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। पीएचपी में तार्किक ऑपरेटर, ठीक है। तो वो वर्ड्स के एग्जैक्ट ट्रांसलेशंस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक एक करके एक तो ग्रामर को समझने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उसके पास पीछे जो, तो ये अभी ये चीज़ डे बाय डे अच्छी होती जा रही है, पर पूरी तरह से प्रोजेक्ट होता है उसमें भी तो डेटा डिक्शनरी लगाते हैं, बिल्कुल। लेकिन प्रोजेक्ट जो होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट ऐसी बनी है जिसका हिंदी में भी बनना है पार्ट, ठीक है, वही मैंने कहा, या तो आप किसी ऐसे आप किसी एपीआई को इस्तेमाल कीजिए जो आपके रन टाइम पे आप एक ही फॉर्म में डेटाबेस बनाइए, ठीक है, और आप जो है ऐसी कोई एपीआई इस्तेमाल कीजिए जो आपके इनपुट्स को हिंदी में चेंज कर दे रन टाइम पे, या तो आपको 2 इनपुट बनाने पड़ेंगे। गूगल ऐसे लिए तो हर भाषा में, हाँ, अवेलेबल तो गूगल के पीछे टीम और पैसा भी तो देखो कितना है। बहुत सारे लोग R&D कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं,
इसको डे बाय डे इसमें सुधार किया जा रहा है ना। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग जो है जो भी कर रहे हैं, हम लोग को मान लीजिए एक 10 पेज की वेबसाइट बनानी है, ठीक है, और हमको एग्जैक्ट जो है ट्रांसलेशन चाहिए। अब अभी आप जो है औपचारिक भाषा देखिए जो हिंदी दफ्तरों में इस्तेमाल होते हैं या वैसे, ठीक है, तो उस भाषा में आपको जो है ये देखना, आप देखें कितने शुद्ध हिंदी का प्रयोग होता है, ठीक है, तो वो शायद इतना जल्दी ये नहीं अभी इसमें आ पाए वो चीज़। अब जैसे आप लिख देंगे तार्किक ऑपरेटर, ठीक है, तो आपको जो है जल्दी समझने वाले की समझ में भी नहीं आएगा क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो वही बताया ना, कुछ चीज़ें अभी भी एक्सपेरिमेंटल हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स लिखता है ऐसा तो थोड़ा फ्रेंडली होता। अगर यही चीज़ ऐसा है तो गलत नहीं है, मगर अब कोई लॉजिकल में इंग्लिश में लिखता तो दोनों के अलग वही तो वो चीज़ें हैं। तो आप इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी जो ये APIs हैं ये 100% एफिशिएंट नहीं, तभी हम लोगों को 2 तरह के डेटाबेस चाहिए, ठीक है, और वहाँ पे हम जो है इस तरह की क्वेरी, ये तो एक एकदम डिफरेंट एग्जांपल है, ये जस्ट बेसिक समझ लें, मगर अगर आपका ये क्वेश्चन है कि ऐसा हम कुछ बना रहे हैं, तो उस केस में होता यही है कि सपोज करो फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो फॉर्म के लेबल्स हैं, एंटर योर नेम, अपना नाम दर्ज करें, एंटर योर ईमेल, अपनी ईमेल दर्ज करें, ठीक है, एड्रेस, पता, तो ये लेबल्स हैं जो वो हमको अलग से लिखने पड़ते हैं, और यूज़र की चुनी गई लैंग्वेज के हिसाब से वेबसाइट भी पूरी की पूरी डिफरेंट बन से आ जाती है। इसकी कोडिंग सर 2 बार करनी पड़ती है। एग्जैक्ट डेटाबेस में वो वैल्यूज दोनों लैंग्वेज में सेव करनी होती है। और हाँ ये चीज़ है कि अगर ऐसा कोई बहुत एफिशिएंट API है जो ये ट्रांसलेशन कर सकता है तो हम फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें वो क्वेरी रन टाइम पे इनपुट होती है और उसका जो आउटपुट है वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं ऐसा चेंज होने पे, ठीक है, डेटाबेस में वही चीज़। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने और का इस्तेमाल किया है, ऐसा है तभी तो। अब जैसे कई बार होता है कि आपकी वेबसाइट टोटली हिंदी में बननी है, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हिंदी में ही बननी है, तो उस केस में आप जो है पूरा इनपुट हिंदी में ही लिखते हैं, वहाँ पे पूरा डेटाबेस में भी हिंदी में ही सारा सेव होता है, सारी वैल्यूज़ हिंदी में ही सेव होती है, हिंदी में ही फैच होती है, ठीक है, ये बिल्कुल। क्वेरी जो है वो तो आप अपने जो सिंटैक्स है उसी में लिखेंगे, लेकिन वैल्यू तो वही फैच होके आएगी ना जो वहाँ पे सेव्ड है, जो यूज़र हिंदी में सेव कर रहा है। बहुत जगहों पे हिंदी के लिए जैसे हम लोग इसमें नॉर्मली varchar यूज़ करते हैं, तो हिंदी के लिए n टेक्स्ट या n varchar इस्तेमाल किया जाता है ताकि हिंदी में जो इनपुट गया है वो आउटपुट हिंदी में ही आए। जैसे यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन बन रहा था, वैसा ना बने और उसको समझ सके। आगे बढ़ते हैं, तो इसी में हाँ। कोई फॉन्ट से नहीं कर सकते हैं इंक्लूड? कर सकते हैं कि वो हिंदी को समझ सके। कर सकते हैं, आप फॉन्ट कर सकते हैं, लाइब्रेरीज कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो जो तो वेरिएबल से हम लोग ने एक एप्लीकेशन बनाई थी, उस एप्लीकेशन में हम लोगों ने हिंदी को इसी इनपुट टूल से लिखा, जो कि अब इजी है। क्या होता है कि फॉन्ट को इस्तेमाल करने के लिए जो यूज़र है, तो यूज़र को हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको जो है दिख रहा है कि और आपने लिखा है और इस तरह, ठीक है। अच्छा, चाहे एंड हो चाहे और हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल 2 ही कंडीशन हम दें, ठीक।
मान लीजिए यहाँ पे कोई तीसरी कंडीशन ये है कि $C इज इक्वल टू मान लीजिए 25, ठीक है। तो A और B और $C इज इक्वल टू 25, कोई एक ट्रू कर दें इसमें, ठीक है, इज इक्वल टू 25, तो आपको उस केस में ये हो जाएगा कि इन तीनों में अभी ये तीनों ही कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अभी आप प्रिंट करेंगे कि आइदर A इज इक्वल टू 10 और B इज, है ना, सेम एंड के साथ भी। मतलब और में आपका जो है, जैसे ये तो और लिखना हो गया तरीका, आप और लिख दें, और में आप इसके अलावा ये भी यूज़ कर सकते हैं, पाइप, हम लोग ये लिख दिया, ठीक है। A इज इक्वल टू 10 है और ये है, तो ये जो पाइप है ये भी सेम आपका वही काम करेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने एंड लिखा था, तो एंड के लिए आपने 2% लगाए थे, ठीक है, चाहे एंड लिखो चाहे 2% लगाओ। और लॉजिक के लिए और लिखो या 2 बार 5 लगाओ, ठीक है। अब एक आप लिख सकते हैं कि आइदर A इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है, मगर आपने लिखा कि नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। या तो A 10 ना हो या B 17 हो, ये दोनों ही कंडीशन जो है यहाँ फॉल्स हो रही है, तो इसे ये वाला प्रिंट कराना चाहिए, नाइदर है ऐसा, है ना। तो ये भी आपको करना है, यही चीज़ आपको जो है यहाँ से भी मिलेगी कि नॉट आप इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ x इज़ नॉट ट्रू, जैसे इसका उदाहरण आप यहाँ पे लिखा है कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 90, वही सेम चीज़ हम लोगों ने किया है। इफ यहाँ पे लिखा है कि 100 है x की वैल्यू, और ये कह रहा है कि अगर x 90 नहीं है तो प्रिंट कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है 90 नहीं है, 100 है। तो ये एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो नॉट इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप ये लिख देते हैं, ठीक है, तो B इज नॉट इक्वल टू 17, ठीक है, उस केस में भी पहले वाला, ठीक है, इस केस में जो है एक कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, ठीक है, इस वजह से आपका वो दिखा देगा, ठीक है। स्टेटमेंट हम लोग को अपनी क्वेरी के हिसाब से बदलना होगा यहाँ पे, ठीक है, कि आइदर A इज नॉट इक्वल टू 10 और B इज नॉट इक्वल टू 17। तो इसी में सब डेटाबेस की क्वेरी लगती है। हाँ, इसी लॉजिक के हिसाब से आप डेटाबेस के को हिट करते हैं, टेबल्स को हिट करते हैं, तभी ये जानना ज़रूरी है। ये स्टेटमेंट हो जाएगा कि आइदर A इज नॉट इक्वल टू 10 और B इज नॉट इक्वल टू 17। अब इसको अगर जो है पढ़ो और मन में ट्रांसलेट करो, या ट्रांसलेट करो कि या तो A 10 के बराबर नहीं है, वो तो है, या B 17 के बराबर नहीं है, जो वो सही है ना। तो ये आपको समझना है, इसीलिए हम लोग 3 तरह की क्वेरीज पे ध्यान दे रहे कि एंड और नॉट, ठीक है, नॉट।
ठीक है। जैसे कि हमने इस सेट वाले में नॉट इस सेट भी देखा था, है ना। तो ये चीज़ अब आपको जो है ये हो गया आपका पार्ट, ठीक है। एक और कंडीशन आई है, ठीक है, जिसका नाम है एक्सक्लूसिव और, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका नाम है एक्सक्लूसिव और, इसको आप ज़ॉर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये क्या है, ज़ॉर, ठीक है। आप देखेंगे कि जो हम लोग यहाँ पे अपना टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोड एडिटर, नोटपैड++, तो वो इनवैलिड चीज़ों को एंटरटेन नहीं कर रहा है या गलत बता रहा है, और जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, उनको वो तुरंत ही डार्क ब्लू कर देता है। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है आपका, ये कहता है कि दोनों कंडीशन हो में से कोई एक हो, मगर दोनों ना हो। जैसे आपने कह दिया, ये सपोज करो, अब अभी इसको अच्छा चेक करते हैं कि आइदर a इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू 70, है ना। तो आप अब जैसे आपने कहा कि a इज इक्वल टू 10, लगे हुए, ठीक है, और ये अब बताओ, ठीक है, ये तो पहले भी सही है, दूसरी भी सही है ना। तो एक बार देखते हैं इसमें क्या ज़ॉर क्या प्रेजेंट करता है। तो ज़ॉर आपका नेक्स्ट वाली कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है ना। एक्सक्लूसिव और आपको नेक्स्ट वाली कंडीशन, जबकि अगर यहाँ पे और होता तो पहली वाली को करता। तो एक्सक्लूसिव और का कंसेप्ट यही है कि एनी वन कंडीशन, आइदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू बट बोथ कंडीशंस आर नॉट ट्रू, ठीक है। तो जो चौथा ऑपरेटर हम लोग का है वो है एक्स और, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर कोई डाउट है? अब आपका जो आगे काम बनता है वो ये बनता है कि हम लोग के पुराने वीडियो का रेफरेंस लेते हुए एक आप HTML फॉर्म्स बनाइए, ठीक है। उन फॉर्म्स में यूज़र से इनपुट कराइए वैल्यूज़ को, ठीक, और कंपेयर कीजिए अपने कोड में। आप यूज़र से पहले A एंटर कराइए, B एंटर कराइए, है ना। आपने देखा और देखने के बाद आप जो है उसको प्रिंट कराइए कि क्या कंडीशन बनी, ठीक है। नॉट इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, a is not equal to 10। नॉट इक्वल टू का अच्छे से याद करने का तरीका है कि नॉट इक्वल टू हम यही लिखते हैं, है ना। तो पहले नॉट लगा दो, फिर इक्वल टू लगा दो, और बीच में सर कोई भी कंडीशन एंड और कुछ भी, बीच में एंड और या आप जो है कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका अकेले भी प्रिंट, ये अकेले भी वैलिड है ना कि इफ a इज नॉट इक्वल टू 10, तो आप लिख देंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 10 यहाँ पे। नहीं, आपका लॉजिक क्या बनेगा, a इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। एल्स आप लिख देंगे a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने वैल्यूज़ जो है मैनुअली दे दी हैं इन लोगों को, हमने कोडिंग के थ्रू वैल्यूज़ दे दी, पर ये चीज़ आप यूज़र इनपुट से बहुत इजीली पोस्ट या गेट मेथड के थ्रू एक फॉर्म का इस्तेमाल करके ले सकते हैं, ठीक है।
बनाइए और बताइए कि आपका जो है क्या डाउट्स हैं, बताइए तो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे ऑपरेटर्स को लेकर।